बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाक़ा हुआ जब खातून अपने बच्चों के हमरा जा रही थी लाहौर से गुजरांवाला और उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, जिस पर उन्होंने मोटरवे पुलिस को कॉल की। वहाँ से जवाब ये आया कि उनकी हदूद नहीं है। इस असना में जो दो डाकू जो बताए गए हैं वहाँ डाकू आए और उन्होंने उसके बाद एक तो गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसके बाद खातून को, माँ को बच्चों के सामने उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। जो नकदी थी वो उनसे लूट लिए, इसके अलावा जो जेवरात थे वो भी लेके फ़रार हो गए। इस वाक़े ने बिलाशुबा पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। ज़ाहिर सी बात है, इस्लामी माशरे में और जो हमारे समाजी इक़दार हैं उसमें ऐसी हरकत जो है उसको हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया है और उनका ये कहना है, और उन्होंने आईजीज़ को, एक तो जो पंजाब का ये वाक़या हुआ, फिर आपके में कुछ रोज़ कबल कराची में भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था। 5 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी। उसका भी आईजी सिंध और आईजी पंजाब को कहा गया है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए और करार वाक़ये सज़ा दी जाए। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये इसके सोशल आस्पेक्ट्स भी हैं, इसके पॉलिटिकल आस्पेक्ट भी हैं और इसके पुलिसिंग आस्पेक्ट भी हैं कि किस तरह हम अपनी पुलिसिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। लाहौर और गुजरांवाला जो है वो गुंजान आबाद शहर हैं, अगरचे रात गए ये वाक़या हुआ लेकिन उसके बावजूद पुलिस की वहाँ पर ना आना, और आज तो खुद मुशीर दाखिला ने एडमिट किया कि इंतज़ामिया की नाअहली है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ पॉलिटिकल बात करें तो नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, इनके मामलात जो हैं वो काफ़ी पेचीदा होते जा रहे हैं। लीगल इशूज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। 9 से 10 सितंबर को आज उनकी पेशी थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी अपील की, और एवन फील्ड रेफरेंस केस में, और इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर करने का कहा था 10 सितंबर को कि वो खुद पेश हों, लेकिन उन्होंने कल यानी 9 सितंबर को दरख्वास्त दी और कहा कि नज़रसानी की दरख्वास्त है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो सरेंडर नहीं कर सकते। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता उठाया कि क्या एक शख्स जिसे इश्तिहारी करार दिया गया हो वो उनकी दीगर अपीलों पर समात हो सकती है, और इस सिलसिले में आपके इल्म में कि कल तोशा खाना केस में नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से। तो अब इस पे दलाइल होंगे और अदालत पहले इस मामले पर सुनेगी कि क्या एक इश्तिहारी जो करार दिए गए हों उनकी दीगर अपील्स या दरख्वास्तों पर क्या अदालत जो है वो बहस कर सकती है या सुन सकती है। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फ़ारूक हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ शाइस्ता परवेज़ साहिबा मौजूद हैं जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। लाहौर से आप हमें स्काइप पे ज्वाइन करिए। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है फ़ारूक हबीब साहब आपसे करूँगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसका ह्यूमन एंगल भी है, इसका इस्लामिक एंगल भी है, पुलिसिंग का एंगल भी है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में बात हो रही है। एज ए लेजिस्लेटर, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, आप क्या राय रखते हैं? ऐसे लोगों को कैसे करार वाकई सजा दी जाए ताकि ये एक डेटरेंट इफेक्ट हो, ये वक्तन फवक्तन ये वाकयात हो? देखें, बात ये है कि इसके क्या एंगल्स के ऊपर इसके बात करनी, इस वाक़े के ऊपर तो बात करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। मामला ये है कि ये इंतहाई दिल खराश मामला है। पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है उसने झंझोड़ के रख दिया है इस सारे मामले ने, कि किस तरीके से हमारे भी घर के अफराद हैं जो ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी जो है वो महफूज नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं जो हमारे माशरे की जो तबाही है, उस माशरे के अंदर एक ख़ास इस किस्म का जो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो लोग हैं वो पनप के जो सामने आ रहे हैं कि जो इन तमाम हदों को जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। आपके इल्म में कल ये वाक़या सामने आया है, 4 साला बच्ची जो कराची के अंदर मरवा, जिसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, बाद में पत्थर मार के उसका जो है वो सारा उसे मार दिया गया, उसका जिस्म कुचल दिया गया। ये दरिंदा सिफ्त लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को एक तो कानून की पकड़ में तो आना ही आना है, इन्होंने उससे तो बाहर नहीं ये जाएंगे। इनको इंशाल्लाह इबरत का निशान भी बनाएंगे। दूसरा इसके साथ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू जुड़ा हुआ है, वो पहलू है हमारे माशरे का। हमें इस किस्म के लोगों की, इस जहनीत के लोगों की प्रोफाइलिंग करनी है, इनको नेम एंड शेम करना है ताकि इनको माशरे से सिंगल आउट किया जाए। ये वो तबका जो इस किस्म की हरकत के अंदर मुसलसल शामिल है, इनको पिन पॉइंट किया जाना चाहिए। जिस तरह पुलिस के अंदर जो है वो क्रिमिनल्स का एक
क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसी तरह उनके साथ जो एट्रीब्यूट इस किस्म के रेपिस्ट हैं, जो चाइल्ड मोलेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो लोग, उनका रिकॉर्ड भी उनका भी रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और माशरे के अंदर उनको किसी शोबे के अंदर भी ना, उनको जिस तरह बाहर यूरोप के अंदर है, उनको किसी शोबे के अंदर भी जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, उनको बिल्कुल अलग थलग करना चाहिए, ताकि ये एक, मैं समझता हूँ कि इससे हमने कलेक्टिवली लड़ना है। ये खाली जो कानून की डेफिनेटली जो है वो अपना कानून भी अपना काम कर रहा है, डेटरेंस भी क्रिएट होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कलेक्टिवली हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला किसी सूरत होना ही नहीं चाहिए। और जब तक हम इस जैसे लोगों का मुहासबा अपने इर्द गिर्द भी नहीं करेंगे, उस वक्त तक इन वाकयात की आप रोकथाम नहीं कर सकते। ये वाकयात जो हैं ये रिपीटेडली होते आ रहे हैं, ये कल का वाकया कोई नया वाकया नहीं है। अक्सर ये होता है, मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि लोगों के घरों के अंदर डकैतियाँ होती हैं और उन डकैतियों के साथ जो है वो वहाँ पर उन मौजूद ख़वातीन की यही लोग बेहुरमती करते हैं, इस्मत धरी करते हैं। मैं समझता हूँ कि इन लोगों के साथ ना को हमदर्दी की गुंजाइश होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर तो एक पूरा एक नेशनल कंसेंसस है। जब इस किस्म का वाकया सामने आता है, पूरी कौम जो है वो उसके इस नेशनल कंसेंसस को हम कैसे एक्शनेबल एक्शंस में बदल सकते हैं? शायद साहबा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है पार्लियामेंटेरियंस का भी इसमें बड़ा रोल बनता है, कानून साजी भी कोई सख्त किस्म की होनी चाहिए। क्या कहेंगे, आपके क्या तासुरात हैं शाइस्ता परवेज साहबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनवर फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, आज जितना भी मैं कहती हूँ गम और गुस्से का इजहार किया जाए वो कम है। गम भी इसलिए है कि हम इंसानियत की किस पस्ती में गिर चुके हैं, और रोज आए दिन जो वाकयात हो रहे हैं, आपने कराची में मरवा का जिक्र किया, आपने रोज आए दिन जो कुछ हो रहा है। लेकिन देखें, गुस्सा जिस बात का है, मैं इस पे कोई सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन खुदा के लिए आज एक जिम्मेदार ऑफिसर जिसका काम था, जो हमारे मुहाफिज हैं, जिसका काम था कि ज्यादती के विक्टिम के साथ खड़ा होने, उसने आज जो इल्जाम लगाया है कि वो रात को निकले क्यों। देखिए, मैं इस पे कोई बहस और उसमें नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदार शख्स जिसने आज ये बयान दिया, और अब दूसरा उसकी सफाई में जो दूसरा बयान आया कि वो ओरिएंटेशन फ्रांस की थी और वो इसको फ्रांस समझा। देखिए, यहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है, यहाँ और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है? यहाँ पे आपने देखा है अस्पतालों में लोग मर जाते हैं कि ये डिटर्मिन नहीं होता कि जी एक्सीडेंट किस इलाके में हुआ, कहाँ का वो हदूद कहाँ खत्म होती थी। यहाँ पे भी पहले ये बहस चली कि वो किसका इलाका था, क्या था। देखिए, ज्यादती की जो विक्टिम है, सारी दुनिया में आप उसके साथ खड़े होते हैं, और एक औरत के साथ ज्यादती हुई, और औरत क्या कोई भी होता, उसके साथ जो रिएक्शन आया है, जो बयान आया है, वो तो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मेरे भाई ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमें चेंज ऑफ एटीट्यूड, लेकिन जब तक हम सजा नहीं देंगे, अगर मैं आपको सानेह साहिवाल के ऊपर लेके जाऊं, इसी मीडिया पे आहो बका थी, इसी मीडिया पे मैं जज्बात से मतलब बेकाबू हो गई थी, और मैंने कहा था कि 4 दिन चैनल्स हम इस चीज को उठाएंगे, इस पे बात करेंगे, और फिर हम भूल जाएंगे और आगे बढ़ के किसी और सानेह का इंतजार करेंगे कि वो हो जो हमें झंझोड़ कर रख देगा। आज भी हमने, प्राइम मिनिस्टर ने, आपने कहा नोटिस ले लिया है, मैं अफसोस से कहूंगी वो जिसका नोटिस लेते हैं वो तो बिल्कुल ही बात खत्म हो जाती है। मेरी बात सुने, नोटिस तो उन्होंने, वो बाहर थे जब सानेह साहिवाल हुआ था, उन्होंने कहा था मैं जाकर इबरतनाक सजा दूंगा। आप मुझे बताएं उस केस में किस तरह रफा दफा हुआ, किस तरह, क्योंकि मेरे जो भाई थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और जो सब इन्वॉल्व थे वो उसी में शामिल थे, और वो सब मामला कहाँ गया, क्या हुआ, हमें नहीं पता चला। अनवार, हम जब तक सीरियस होके इस इंसानियत सोच, जो ये वाकयात होते हैं जो हमें एक मिनट को हिला कर रख देते हैं, जब तक हम इनके ऊपर इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। देखें, हमने बहुत लेजिस्लेशन कर ली है, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि इसकी सजा है,
जब तक कुछ नहीं होगा इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, हम तड़पते रहेंगे। आपने कानून पे अमलदारी की बात की। मैं शायद साहब इस नुक्ते को मैं जरा आगे बढ़ाता हूँ फारूक हबीब साहब का। फारूक साहब, ये ज़ाहिर बात है CCPO लाहौर के बयान के वाले से मैं बात कर रही हूँ उमर शेख साहब के, और इसके साथ साथ हदूद की भी बात आई कि जो वो मोटरवे, कीपिंग इन व्यू दिस इंसिडेंट कि ये मोटरवे का की हदूद है या ये रिंग रोड पुलिस के आता है या ये लाहौर पुलिस के अंडर आता है। देखिए, पुलिस ने घंटा लगाया है पहुंचने में। यही सवाल, दुनिया इधर से उधर हो जाती है, कितना टाइम लगा है? वो कहाँ थे? वो लोग कहाँ थे जिनको वो मदद के लिए पुकार रहे थे? लोग वो कहाँ थे? देखिए, बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं और उनका जवाब चाहिए। जी, इसी का यही सवाल किया था। और मोटरवे के ये भी सवाल आया जो मैंने आज मीडिया में देखा कि जो लाहौर सियालकोट है। मैं शाह साहब आता हूं आपके पास। केस पे सियासत हुई थी, हम वो सियासत नहीं कर रहे, लेकिन हमें शहबाज शरीफ जैसी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें सजा चाहिए, हमें फैसला चाहिए आज। ओके, मैंने आपका नुक्ता नजर सुन लिया जी। इस वाले से बताया गया तो वो कह रही है रिजल्ट्स ओरिएंटेड होना चाहिए। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके इल्म में भी होगा कि ये खोल तो दिया था ये सेक्शन जो है लाहौर सियालकोट, लेकिन गालिबन मोटरवे पुलिस का कहना है कि हमें उसकी हदूद और पेट्रोलिंग राइट्स नहीं मिले थे। देखें, बात ये है कि जो मोटरवे पुलिस है, मोटरवे पुलिस का जो मैंडेट है, मामलात हैं, वो आपके सामने और हैं। दूसरी बात यह है कि कौन कितनी देर में पहुंचा, किसको कहाँ कॉल हुई, ये तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो बुनियादी चीज़ है ना आज की, जिसको मैं समझता हूँ कि जितनी मर्जी बातें कर लें, इधर उधर से घुमा के हम कह लें मैं सियासत नहीं कर रहा, हर बंदे का अपना जो है वो ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, ख्याल है, उसके ऊपर बात कर लें। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ ये है कि जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये काम किया है, उन मुल्ज़मान को जो जल्द से जल्द जो है उन तक पहुंचा जाए, उनको गिरफ्त में लेकर आया जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए। आप देखें, ज़ैनब वाक़या हुआ, उसका मुल्ज़िम पकड़ा गया, मुल्ज़िम पकड़ने के बाद सज़ाए मौत भी हो गई, मुल्ज़िम पकड़ने के बाद सज़ाए मौत भी हो गई, वाक़यात रुक गए। वाक़यात सुन लें, वाक़यात नहीं रुके, लेकिन क्या मामला ये है कि ये इब्तिदा है, उसको सज़ाए मौत हुई, ये पकड़े जाएंगे, इनको भी कानून के मुताबिक सज़ा होगी। लेकिन फिर मैं बात उसी जगह पे जाऊंगा कि जब हम एज ए माशरे के तौर के ऊपर हम अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ऐसे वाक़यात, ये वाक़यात वो हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, वो वाक़यात जो रिपोर्ट नहीं होते, जो आए रोज़ हमारे गली मोहल्लों के अंदर, हमारी इदारों के अंदर जो मामलात हो रहे हैं। मैं इसमें किसी पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से बात नहीं कर रहा। शाइस्ता साहिबा जो है वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे बड़ा इनका एहतराम है, इनके भी इल्म में ये हो गई बातें। वो बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं इकट्ठे होके, चलें जी ये सुन लें, क्या है जी, इनसे गलती हो गई जी, इनको आप माफ़ी दे दें जी। 4 मोहल्ले के मौजूद लोग इकट्ठे होके आ जाएंगे। वो भाई ऐसे लोगों के लिए किसी सूरत भी किसी किस्म की भी जो है वो माफ़ी होनी नहीं चाहिए। जब हम ऐसे फैसला कर लेंगे, ऐसे माशरे के तौर पे, एक शहरी के तौर के ऊपर ये फैसला, ये डिसीजन कर लेंगे ना, तो इस किस्म के वाक़यात की भी रोकथाम होगी। और ऐसे लोग जो ऐसे ज़हनी मरीज़ हैं, ये वो लोग जो हैं दरिंदे बन चुके हैं, इनका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इनके साथ, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो इस किस्म के वाक़यात जिनको कानून का डर खौफ ही नहीं है। मैंने आपको ज़ैनब केस के अंदर बता दिया, ऐसे बेशुमार केसेस हैं जिनके अंदर सज़ाओं पर अमल दरामद हो गया, फांसियाँ हो गई, उम्र कैद हो गई, कई साल सज़ाएँ काट के आए हैं, लेकिन जो है वो वाक़यात के अंदर जो है वो कमी वाक़या नहीं हो रही। और जहाँ तक रही बात CCPO ने बात की, उनको जो है मैं समझता हूँ कि अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, मुल्ज़मान को पकड़ना चाहिए, मीडिया के ऊपर आके बयानात नहीं देने चाहिए। उसकी दूसरी वजह यह है कि मीडिया को भी मैं कहता हूँ ऐसे मामलात के अंदर हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना उनके मुंह से निकलवाएं, ना वो अपने मुंह से निकलवाएं जिससे उन मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचे, और जो हमारे जो फोकस है वो डिफ्लेक्ट उनको हमारा फोकस जो है इस केस को सॉर्ट आउट करने के हवाले से होना चाहिए। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता चलूँ, नोटिस की बात हो रही थी, मुझे आप ये बताएं ना, शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला थे पंजाब के, 14 लोगों को, प्रेग्नेंट खवातीन को जो है दिन दिहाड़े मुंह पर उनके गोलियां मारी गई थी। साहिवाल का वाकया तो याद आता है, साहिवाल के वाकये के अंदर तो जो मुद्दई थे उन्होंने अपने मामला जो हैं वो सेटल डाउन कर लिए, नहीं होने चाहिए थे, मैं आज भी कहता हूं नहीं होने चाहिए थे, जिसने ये वाकया किया उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी।
लेकिन मुझे आप ये बताएं, मॉडल टाउन के मुद्दई तो नहीं बैठे? उसके अंदर पुलिस का माइंडसेट भी हमने वो तो आज भी मौजूद है। मुझे अनवर पुलिस का माइंडसेट भी था और जो करवाने वाले हुक्मरान थे वो भी आज बैठे हैं। कलूजन हो जाती उनका सर शर्म से नदामत से नहीं झुका, सच्ची बात है। अनवर मुझे जी, 1 मिनट दीजिएगा। जी जी देखें, मेरे भाई ने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात की है, तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जिस तरह मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई और जिनका प्रमोशन बोर्ड ने जिस शख्स के बारे में जो जो कुछ लिखा वो वायरल हुआ हुआ है सोशल मीडिया पे, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले शख्स को जिसको केपीके से निकाला गया, जिसको सिंध से निकाला गया, उस शख्स को जाती और सियासी मकासद हासिल करने के लिए ऐसे शख्स को लगाया गया जिसने आज इतने बड़े सानहे पे बजाय मरहम रखने के जिसने नमक पाशी की है, ऐसे शख्स को तो उसका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसका जवाब उस पर भी फैसला हो जाएगा। आप बेफिक्र रहे हैं, उस पर भी फैसला हो जाएगा। ये शहबाज शरीफ नहीं है जो मीन वैंस जैसे सीसीपीओ को अपने पांव में बैठा लेता था। सुखेरा जैसे बंदे को बाद में आपने मोहतसब का चेयरमैन लगा दिया। आबद बाक्सर जैसे लोग जो हैं, जो आपके लोगों को आपके लिए पुलिस मुकाबले करते थे, फिर सच्ची बातें ना सुने ना, आज फोकस इस पे रहने दें। आई एम सॉरी जी। अच्छा, ये तो आप लोग का नुक्ता आ गया और आप लोग इस पे इत्तेफाक रखते हैं कि जो एक तो माशरती सतह पे काम करना है, पुलिस की रिफॉर्म्स करनी है, पुलिस का जो माइंडसेट है, थाना कल्चर और रिएक्टिव के बजाय बादस वाकया मुतहर्रिक होने से बेहतर है कि प्रोएक्टिव अप्रोच हो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, ताकि इस तरह के वाकयात ना हो सकें। आप थोड़ी सी जरा पॉलिटिक्स पे भी आते हैं। शायद साहबा, नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नुक्ता उठा लिया कि पहले तो जो इश्तिहारी करार दिए गए शख्स है, क्या उनकी अपीलों की समाअत हो सकती है? तो और साथ में कुछ सवालात ये भी उठाए कि चूंकि नवाज शरीफ साहब जेर बहस है और उनको सरेंडर करने का कहा गया था, और जरदारी साहब से भी कल सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब क्या फिर फ्यूचर है, लीगली स्पीकिंग, पॉलिटिकली भी आपको हिट पड़ रही है इस हवाले से कि नवाज शरीफ साहब की अब 15 सितंबर को ये बहस होगी कि क्या उनकी दरखास्तों पर आगे प्रोसेस हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वापस आकर तमाम मामलात को क्यों नहीं सीधा कर लिया जाता, या आप समझती हैं कि बिल्कुल नागुज़ीर है और नून लीग भी कह रही जब तक से मुकम्मल इलाज नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे? शायद साहब अनवार, मैं लीगली जो वो रिपरकशंस हैं वो तो उनके लॉयर्स देख रहे हैं और उनके लॉयर्स ही बातचीत करेंगे। आई एम नॉट ए लॉयर, नाइदर एम आई एन एक्सपर्ट, वो बात उस पे होगी। लेकिन जहां तक उनकी सेहत का सवाल है अनवार, वो रिपोर्ट कल तमाम मीडिया पे भी दिखाई जा रही थी, उम्मीद है आपने भी देखी होगी। बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है और उसमें उनकी बीमारियों का भी जिक्र है और ये भी कहा गया है कि कितना सीरियस है, और एक जो बीमारियां अल्लाह ना करे, इट्स लाइक अ डेथ वारंट अगर उसको टैकल नहीं किया गया। तो देखें, ये चीजें तो अब अदालत देखेगी, लेकिन एज अ पार्टी तमाम पार्टी ने मिलके ये अग्री, मतलब वी हैव डिसाइडेड कि हम उनकी सेहत के ऊपर किसी सूरत किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और उनकी सेहत हमारे लिए अव्वलीन है पार्टी के लिए। देखें, जो अब कोर्ट्स फैसला करेंगी वो ऑनरेबल कोर्ट्स की मर्जी है, उनके सामने रिपोर्ट है। आपका केस वीक नहीं हो जाता इससे? मेरा सवाल का जाविया ये था, मुकदमा कमजोर नहीं पड़ गया? अपील आप लोगों ने की ना लजीजिया सजा के खिलाफ रेफरेंस केस में। उनकी जो परमिशन मिली थी वो भी यही थी कि जब डॉक्टर्स अलाउ करें, और वहां का जो ब्रिटिश हमारा पाकिस्तानी हाई कमीशन है वो जाके मिलेगा, डॉक्टर से रिपोर्ट लेगा और वो रिपोर्ट भेजेंगे। तो दे शुड बी आस्किंग देयर हाई कमीशन इन लंदन कि आया वो गए, वो रिपोर्ट लाए कि नहीं लाए। और क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हम जमा करा रहे हैं, उसमें तो उनकी कंडीशन काफी सीरियस है। और आपको पता है वहां पे कोरोना की वजह से नॉर्मल हॉस्पिटल्स के जो प्रोसीजर्स हैं वो नहीं चल रहे थे। तो अब जब होगा तो इंशाल्लाह उनकी जो भी ट्रीटमेंट है वो होगी। देखें अनवार, मैं आपको सिर्फ बार बार रिपीट करने का फायदा कोई नहीं, लेकिन पहले भी मियां साहब मरियम नवाज के साथ अपनी बीवी को छोड़कर जिस हालत में छोड़कर आए थे, वो आए थे, वो एक लम्हे भी नहीं रुकेंगे। लेकिन उनकी सेहत सबसे पहले हमारी अव्वलीन तरजीह है और इंशाल्लाह पार्टी को कुछ नहीं हो रहा, पार्टी उसी तरह कायम है और शीन और नून की गर्दान है, ये नहीं बन रही, आप समझती हैं? नून से शीन नहीं निकल रही। नहीं जी, वो तो आपके सामने अभी 2 साल हो गए, एक बंदा इधर से उधर नहीं हुआ। ये विशफुल थिंकिंग चाहिए, जितनी मर्जी विच हंटिंग कर लें, नैब को पीछे लगा दें, जो मर्जी कर लें,
कोई पार्टी एक है और एक रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फारूक साहब, मैं इस हवाले से जानना चाहता हूं, वफाकी हुकूमत या जो आप लोगों के स्पोक्स पर्सन उसमें आप भी शामिल हैं, ज़्यादा तवानाइयाँ आप समझती नहीं कि इस तरह के इशूज़ जो गवर्नेंस के इशूज़ है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? नवाज शरीफ की वापसी, इज ही रेलिवेंट टू पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को इन्हीं पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ा सुनाई है। नवाज शरीफ जो हैं, मेरे हिसाब से आप कह लें कि एक ऐसे मुजरिम होंगे जो सज़ा काट रहे थे जेल के अंदर जी, जिनको सज़ा के दौरान जो है बाहर जाकर इलाज करवाने का मौका मिला। इसी अदालत ने 8 हफ्ते की नवाज शरीफ साहब को जो है वो बेल दी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। जी, फिर ये ECL से नाम निकलवाने के लिए हुकूमत से मिन्नत समाजत करते हैं। हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म जो हैं दरख्वास्त देते हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इंसानी हमदर्दियों की बुनियाद के ऊपर, जो इस वक्त इन्होंने मामला उठाया हुआ था कि प्लेटलेट्स नीचे गिर गए, एक एक पल जो है वो मियाँ साहब की तबीयत के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। हमें किसी की बीमारी पे कोई सियासत नहीं करनी, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सेहत याब हो, सेहत याब होकर जो है वो मुल्क के अंदर वापस आएँ, अपनी सज़ा को पूरा करें, अपने तमाम मामलात को देखें जो उनको फेस करना है। ठीक, जो बुनियादी चीज़ है, ना मेरी ख्वाहिश है ना आपकी ख्वाहिश है, जो अदालत उन्हें 8 हफ्तों की मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल दे रही थी, वही अदालत उन्हें कह रही है कि आप 10 सितंबर को आकर अपने आप को सरेंडर करें। जी, तो आज सरेंडर क्यों नहीं किया? आ जाते। नहीं, एक मिनट, खराबी सेहत। कोरोना के दौरान आप लंदन की ठंडी हवाओं के अंदर चहलकदमी कर सकते हैं, आप कॉफ़ी पी सकते हैं, आप जाकर जो है वो हाइड पार्क के अंदर वॉक कर सकते हैं। एक वाकया नहीं, कई तस्वीरें जो इन्होंने खुद शाया की हैं। ये क्या सिस्टम को कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का कानून जो है वो हमारे आगे कोई नहीं है? जो अदालत आपको 8 हफ्तों की बेल दे रही है, जो लाहौर हाई कोर्ट आपको सिक्योरिटी बाउंड भी खत्म कर देती है, शहबाज शरीफ के एफिडेविट के ऊपर आपको बाहर जाने देती है, आप उस अदालत की ये इज्जत रखते हैं कि आप वो कहते हैं सरेंडर करें, आप सरेंडर करने को तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता क्या मियाँ साहब स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं? क्या मियाँ साहब की हालत इतनी खराब है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते? आ जाते, आके फिर जो है वो अदालत को मुतमिन कर लेते, फिर जाके इलाज करवा लेते। दूसरा पॉइंट सुने जो इंतहाई अहम है, जो ये बार बार कह रहे हैं रिपोर्टें दी, रिपोर्टें दी। रिपोर्टें क्या हैं? क्या रिपोर्ट? मियाँ साहब 7 माह से लंदन में बैठे हुए हैं जी, रिपोर्ट कहां से आ रही है? डॉक्टर अमेरिका में बैठा हुआ है। डॉक्टर कहां बैठा हुआ है? एक अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। अमेरिका के डॉक्टर की आज अदालत में रिपोर्ट दी है। वो भाई, अगर आपने अमेरिका के डॉक्टर को ही दिखाना था, ऑनलाइन ही दिखाना था, तो पाकिस्तान में बैठ के दिखा लेते। वो तमाम तर सहूलतें तो आपको ऑफर की गई थी। आपको तो ये भी कहा गया था कि बाहर से डॉक्टर आ जाते हैं, आप अपनी मर्जी का डॉक्टर बुलवा लें, यहाँ पर आके इलाज करवा लें। एक टीका भी मियाँ साहब को लगा है 7 महीने में। कोरोना तो आया आके आपका मार्च के अंदर। ये क्या करवा रहे थे? ये सीधी तरह कहें कि ये जेलों में वक्त नहीं गुजार सकते, जेलें इनके लिए मुश्किल हैं। भेजा तो आप लोग सर, हमने सवाल तो ये बात ये है, जो रिपोर्ट्स आई, जो रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो अदालत क्या कह रही थी कि आप मियाँ साहब की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं। आपको याद है? जी जी बिल्कुल। ना गारंटी आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूं, ना अदालत दे सकती है। ये तो अल्लाह ताला के मामलात हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मियाँ साहब उन मुजरिमों में शामिल हैं जिनको जो आज मिस यूज ऑफ जुडिशियल कंसेशन कर रहे हैं। मैं बरमला आपको कह रहा हूं, मिस यूज ऑफ जुडिशियल कंसेशन कर रहे हैं। शायद साहब ये वर्ड है, फारूक साहब कह रहे हैं मिस यूज। मेरी बात सुने, इनकी जो कहते हैं ना कि जबानी, तो इन लोगों से काम जो मर्जी जितना मर्जी करा ले, जबानी डिलीवरेंस नहीं होगी। मैंने एक सवाल किया है, क्या इन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन को लिखा, उनसे पूछा कि वो जाके डॉक्टर को मिले, वो उनसे जाके पूछा कि वो नवाज शरीफ को मिले? वो नहीं इन्होंने किया जो लिखा था। मियां नवाज शरीफ तो आईनी और कानूनी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर। डॉक्टर अमेरिका में है वो, आज जो अदालत में आया कि अमेरिका के डॉक्टर ने उनको कहा है, डॉक्टर लॉरेंस ने भी किया, और अमेरिका में भी जो कार्डियोलॉजिस्ट है साहब, और इनके अपनी जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर है यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा था कि ये वी आर कैन नॉट टच हिम, ये इतना इनका क्रूशियल और क्रिटिकल सारा मामला है। तो मेरी बात सुने, इनको पहले कहें कि जो रिक्वायरमेंट है जो उसमें लिखा गया था, पहले तो वो पूरी करें ना। पूछे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से कि आया जी, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से, और जो रिपोर्ट पूछा जाके नवाज शरीफ समझ से बालातर है, समझ से बालातर है क्या? उनकी भी आई है। देखें, इन्होंने सियासत करनी है, वो ये करेंगे, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना है वो करेंगे, क्योंकि नियाजी साहब और इनकी पूरी जो गवर्नमेंट है ये डिलीवर नहीं कर सकी है। लोगों की
चीखें निकल गई हैं। इन्होंने कहा था कि हम लोगों की चीखें निकलवाएंगे, तुम्हें रुलाएंगे, तो इन्होंने रुला ऑपोजिशन की चीखों का कहा था। फरमाया था कि इंसान को सुकून सिर्फ कब्र में आता है, तो उन्होंने तो लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया है। पॉइंट इज कि इनको कहो कि बीमारी पे सियासत बंद कर दें और इट्स अबाउट टाइम कि ये डिलीवर करें और लोगों को ना ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएं। ये देखने के लिए कोर्ट्स मौजूद हैं कि वो आते हैं, वो नहीं आते, उनको रिलीफ मिलती है नहीं मिलती, वो जाली रिपोर्ट भेज रहे हैं कि वो सही भेज रहे हैं। ये कोर्ट्स का काम है, इनका काम नहीं है। अगर इंसानियत के नाते कुछ किया था ना तो किसी पे एहसान नहीं किया था, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि वो फ्रॉड था, इंसानियत इनमें है ही नहीं। अच्छा, वो फ्रॉड था आप कह रहे। चले फारूक साहब से इसका जवाब देते हैं, डिलीवरी पे भी बात कर लेते। जी फारूक साहब कह रही हैं आप पॉलिटिक्स ना करें, सेहत पे कहें कि काम करें। जी जी, ये सुन रहे हैं जो आप कह रही हो, सुन रहे हैं। जी फारूक साहब जवाब कह रही हैं कहां पे ज्यादा तवज्जो नहीं चाहिए। देखें बात ये है, फिर मैं आपको बात कहूंगा, देखें एक रियासत के अंदर देखें तमाम तर चीजें साथ साथ होती हैं। जहाँ पर इक़्तिदार होता है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, वहाँ पर कड़ा एहतसाब भी होता है। ये इक़्तिदार में तीन बार रह चुके हैं, तीन बार रह चुके हैं, वज़ीर आज़म बन चुके हैं, 40 साल इक़्तिदार के अंदर दोनों जमातों ने मज़े लूटे हैं। आज अगर इनका एहतसाब हुआ, उस एहतसाब में आज मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ, मैं आज खुद बड़ा हैरान हुआ, मुझे भी नहीं पता था। मुझे ये था कि मियाँ साहब लंदन से इलाज करवा रहे होंगे, डॉक्टर लॉरेंस का नाम। मुझे ये नहीं मालूम था कि बैठे लंदन में हैं, इलाज अमेरिका से बैठ के डॉक्टर जो है वो करेगा, कब होगा कोई पता नहीं, कब होना है। ये वही हिसाब हो गया जब पनामा केस से इनसे पूछा कि भाई आप अपने ज़राए बताएं, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं। इन्होंने पहले दुबई बताया, दुबई से ये जद्दा ले गए, उसके बाद ये कतरी खत ले आए। आज पता हमें 7 महीने यही बताता जाता रहा कि जनाब डॉक्टर लॉरेंस इलाज कर रहा है, वहां पर लंदन के अंदर इलाज हो रहा है, पता नहीं हार्ले क्लिनिक के अंदर इलाज हो रहा है, वहीं पे मियाँ साहब के मौलजीन हैं। बाद में पता चला डॉक्टर तो अमेरिका बैठा है, अभी अमेरिका जाना है। पाकिस्तान हाई कमीशन का बार-बार कह रही है, देखिए बात, देखिए एक मिनट, ये आज मुझे एक मिनट सवाल रखा है, मुझे आप ये बताएं, एक मिनट, जो पाकिस्तान की, एक मिनट, जो पाकिस्तान की अदालतों में रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे, उनको अमेरिका के डॉक्टर की रिपोर्ट आज थमा दी। सुन लेना, वो हाई कमीशन को क्या देंगे? दूसरा, आज डॉक्टर अदनान पूछे ना कहाँ गुमशुदा है, वो लंदन में ही है। डॉक्टर अदनान कहाँ पर है? डॉक्टर अदनान की आज ट्वीटें क्यों नहीं आ रही? आज वो प्लेटलेट्स के जो हैं वो अपडेट्स क्यों नहीं आ रहे? वो कहाँ पर है? आज सिर्फ ट्विटर सियासत हो रही है। देखें बात ये है, प्लेटलेट्स का इशू रिजॉल्व हो गया मैम, प्लेटलेट्स का इशू रिजॉल्व हो गया। देखें बात ये है, देखें बात वन बाय वन करते ताकि जरा क्लैरिटी आ जाए। एक मिनट, देखें बात ये है, ना तो मैं मियाँ साहब का मालिज हूँ, ना मेरी बहन, ना मेरी बहन जो है वो मालिज है। देखें हम तो बात कर सकते, एक फैमिली अच्छे मॉलेज हैं। देखें नहीं, एक मिनट, मुझे पता है सारा, वो हमारे सारे रेस्पेक्टेबल हैं, हमारे ताल्लुक वास्ते वाले भी हैं, सारे ही हैं। देखें बात ये है, हम तो बात कर सकते हैं कि जो आज पाकिस्तान की अदालत ने मामला उठाया ना, अब उन्होंने दोबारा आज 15 सितंबर की मोहलत दी है। मैं इनको ये कहूँगा कि इसमें इनका कद ही बड़ा होगा। जो ये कहते हैं ना कि हम उस वक्त जो है अल्लाह जो है बख्शे कुलसूम नवाज साहब को उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करें, जो ये बात करते हैं, मैं इनको कहता हूं कि वही चीज के अंदर इनकी इज्जत में इजाफा होगा। ये आ जाएं वापस, आपको मेरे ख्याल में ये वापस आ जाएं। डीप योर हार्ट, आपको पता है वो आएंगे नहीं, इसलिए आप लोग इसी पॉइंट देखें मैं तो रूल ऑफ लॉ के साथ, मैं अनवार साहब रूल ऑफ लॉ के साथ हूँ। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान का कानून, अपोजिशन का इल्जाम है रूल ऑफ लॉ सब पे अप्लाई हो। एक मिनट देखें, मैं तो पाकिस्तान के कानून के साथ हूं, मैं तो उस बशीर नाई के साथ भी हूं जो जेल के अंदर है, जो बीमार है, जिसको 10 बीमारियां हैं, जो बाहर जाके इलाज नहीं करवा सकता, ठीक है ना, मैं तो उसके साथ भी हूं ना। अरशद मलिक के साथ हैं आप, देखें अरशद मलिक, देखें वो तो पीएम एल एन का पुराना वतीरा है। पहले ब्रीफ केस देते हैं, ब्रीफ केस ना ले फिर वीडियो बना लेते हैं, वीडियो ना बनाए तो फिर रास्ते से हटा देते हैं, ये इनका पुराना वतीरा है। बट जी हमने अपने सेगमेंट को क्लोज कर रहे हैं। बताइएगा, जाहिर सी बात है ये आपको इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो पे करनी होगी, क्योंकि चाहे आपका ये सवाल वैलिड है कि गवर्नमेंट जो है उसका फोकस जो है वो गवर्नेंस पे हो, जो है लीगल मैटर्स को अदालत टेकअप कर रही है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। फेस कर लेंगे। हमने मुशर्रफ जैसे आमिर को भी फेस किया है और फिर देखा है कि मियां नवाज शरीफ आए हैं। ये जो हुकूमत माजरत के साथ उसी मुशर्रफ से आपके वजीरों ने हलफ लिया था पीपल्स पार्टी के साथ, ख्वाजा साद रफीक भी खड़े थे, बाकी वजीर भी खड़े थे, माजरत के साथ। ये इस तकलीफ में मुब्तला ना हो और डिलीवर कर दें।
अब डिलीवर करें, लोग कौम को डिलीवर करके दें। अच्छा, लास्ट क्योंकि जब डिलीवरी का हुक्मरान अच्छा आपको होता जो है है तो पीएमएलएन deliverance नीचे या होता एहसन है। इकबाल साहब हो, देखें, शाइस्ता देखें, परवेज साहब हो, देखें, कहते हैं डिलीवरी आप लोगों ने देखें करनी है, बात आपका ये फोकस है, गवर्नेंस देखें है एक जो मिनट, उनके एक मुताबिक मिनट, म्यारी नहीं है। एक मिनट, देखें बात ये है, ये बार बार जो डिलीवरी की बात करते हैं, हम डिलीवर करेंगे, हम आवाम के साथ वादा करके हैं, हम डिलीवर कर भी फरूख साहब 2 साल एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने मुल्क की मैशियत को दुरुस्त सिमत के ऊपर ले आए हैं। ये तो रिजेक्टेड माल है, ये तो जेलों का माल है। अवाम मुझे बताएं ना, 2 पार्टी सिस्टम में पीटीआई का सामने आ जाना ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये कभी एपीसीज करते फिरते हैं, 20 को कर रहे हैं, कभी ये फैटफ जैसे मामले के ऊपर ब्लैकमेल कर रहे हैं, एनआरओ के नाम के ऊपर। ये चाहते हैं मुल्क ब्लैक लिस्ट के ऊपर चला जाए, कौमी सलामती पे जाती सलामती को जो है फोकियत दे रहे हैं। ये इनकी सियासत है, हमारी सियासत है, अवाम की सियासत है। शायद साहब ये बताइए अगले हफ्ते फैटिफ का बिल पास हो जाएगा कौमी असेंबली और सेनेट ये से? पूछे ना, उस पर वोट दे रहे हैं कि इस पे नहीं दे बताइए वोट देने जा रही हैं आप या नहीं देने जा रहे? मेरी बात सुने, अगर मुल्क और कौम के लिए जो बेहतर होगा, पाकिस्तान के आने वाले वक्तों के लिए जो बेहतर होगा वो ही होगा। इनको बोले कि ये ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना सीखें, सोलो फ्लाइट्स पे जरूरत के वक्त आके हाथ जोड़ लेते हैं। ऑपोजिशन कौन सा दूध पीता बच्चा है जिसको आपने उंगली पकड़ के साथ चलाना है? ये बिल हम होते हमने पास करने, आप होते आपने पास करने से। देखे ना, आप हुकूमत में होते आपने भी ये बिल पास करने थे। ये तो कौमी सलामती का मामला है, ये कौमी सलामती के बिल हैं, ये किसी की जाती सलामती के नहीं है। वो शायद साहब कह रही है वो हो तो ये जाएगी। तो ब्रेकिंग न्यूज है ना, चलाएं ना। जी शायद साहब, ये ये ख्वाजा आसिफ साहब को भी बताएं, एहसन इकबाल साहब को भी ये तो बताएं, आपने आज अच्छी शाहिद खबर खान बताई अब्बासी को भी बताएं कि ये हो जाएंगे पास इंशाल्लाह। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, हम तो इनके शुक्रगुजार हैं। घबराए ना, घबराए ना, बस घबराए ना। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो लोगों का हौसला बढ़ाने के घबराए ना, इसमें बुरी बात क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। मैं तो इनको कह रही हूँ कि घबराना नहीं है कि 20 को ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्या फैसला करेगी, क्या होगा। इनसे क्या अपना काम करें, डिलीवर करें, कोर्ट्स को अपना करने दें। नैब तो इनके मातहत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोर्ट्स इनके मातहत नहीं है, शुक्र है। चल नैब तो इनकी जेब में है। ठीक है, चलिए हमारा वक्त खत्म हो जाता है अपने सेगमेंट का। आपका बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज साहब, आपने लाहौर से ज्वाइन की। फरूख होगी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम गुफ्तगू कर रहे होंगे उस साने के हवाले से जो लाहौर के करीब गुजरपुरा इलाका है वहाँ पर हुआ, और हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ लेंगे चूँकि ये सूबाई डोमेन में आता है कि वो इस हवाले से उनके क्या इक़दाम हैं और अब तक जो तहकीकात हो रही है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। सब कुछ एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट स्मार्ट वर्ल्ड में। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। यह है राइजिंग पाकिस्तान, जो देखा जाता है खैबर कराची था इंग्लिस्तान। इसमें होती है सेहत की बात डॉक्टर नौशीन और ट्रेनर्स काशिफ और तहमीना के साथ। यहाँ होती है सैर कहकशाओं समंदरों से लेकर साइंस, फिजिक्स और शहजादों और परियों के देश की। गुड न्यूज सेगमेंट में सबीन, रेबेका और फातिमा से होती है फील गुड मुलाकात। म्यूजिक, फिल्म, कोर्ट कचहरी और इंटीरियर्स के माहिरीन होते हैं आपके साथ। इसके अलावा रोजाना आपकी मुलाकात होती है एक सरप्राइज गेस्ट से। सो ये है राइजिंग पाकिस्तान के लिए राइजिंग पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम बीआईटी तरागम चक्कर द परवेज़र द पारा ओ डेर आला ज़बरदस्त प्रोग्राम दे निज़ाम दे खल्क दगा पखवा झंझट ना अल्लाह पाक आज़ाद कल यो खस्ता मुनज़म तरीके सरा पैसेंजर जी कफ़ी मेली कमेली खस्ता तरीके सर जी और खबल सफ़र खपा आसान तरीके सरा रसई।
जुबान फरामोश, आखिर तुमने उसे फरार करवा दिया। बच्चे हो तुम अभी। अर्थुरुल ने जो भी कहा उसके ईमान की ताकत है वो। और आइंदा से किसी ने भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उस शख्स के सर पर आसमान ढा देंगे हम। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस मामले में मुलव्विस नहीं होगी हायमा। देखो तो इन गद्दारों ने तुम्हारे ही सिपाहियों की जान बचाई। अगर अर्थुरुल का सर कलम ना किया गया तो फिर ये जमीन उसकी हो जाएगी। मैं अपनी अमानत लेने जाऊंगा। जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा मैं हरदम, और ये कि मेरी तलवार अदल के रास्ते पर पूरा उतरेगी हमेशा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा। आप स्पोक्स पर्सन हैं हुकूमत पंजाब की स्टूडियोज़ में, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया मैम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आपसे मैं इसलिए सवाल करूँगा, आपसे पहले फ़ारूक हबीब साहब मौजूद थे, शाइस्ता परवेज़ साहब थी, हम एक जनरल गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन चूँकि आप स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट की, एक तो ये बताइएगा कि इसकी डोमेन के हवाले से बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं कि ये मोटरवे पुलिस की डोमेन में आता था, रिंग रोड पुलिस की डोमेन में आता था, या लाहौर पुलिस की, और उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये लगता है कोई इंतज़ामी नाअहली है। दूसरा, अब तक आपके पास क्या रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन में कितना ब्रेक थ्रू है? 8 और 9 की रात को हुआ था, आज 10 तारीख की रात हो गई है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? कोई करीब आप लोग पहुँचे हैं? बताया जा रहा है जियो फेंसिंग की जा रही है, खोजी सिस्टम आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, कोई ब्रेक थ्रू है और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये जो दरिंदे हैं ये पकड़े जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने अभी फरमाया, ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है और अपनी नौयत का ये पहला वाक़या है और पंजाब गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है, कोशिश नहीं, हर सूरत वी विल मेक इट पॉसिबल कि इसको आखिरी वाक़या बनाया जाए। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन के जो जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं हम उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। 20 टीम्स बना दी गई थी उसी दिन, उसी रात ही। उसके बाद इसको आईजी साहब खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बारहा इसकी सारी डेवलपमेंट्स, सारी अपडेट्स वो ले रहे हैं, सीएम साहब भी इसमें फुली इन्वॉल्व हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मॉडर्न टेक्निक्स और जो हमारी एक्सपर्ट्स की जो एक टीम है, 20 डिफरेंट टीम्स इस पे काम कर रही हैं। जियो फेंसिंग भी ऑफ कोर्स कर ली गई है, सैम्पलिंग भी की गई है, लोगों को अरेस्ट भी किया गया। उससे पहले डिस्क्लोज करना किसी की भी आइडेंटिटी, इसलिए जब तक, बिकॉज उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े तो कुछ इनके कोई खून भी निकला, तो ब्लड का सैंपल भी वहाँ से ले लिया गया, डीएनए टेस्टिंग भी हो रही है, और जैसे ही सैंपल मैच करते हैं तो इन ये जो गुनाहगार थे इनको वाकई ही इबरत का निशान बनाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को इनफैक्ट मदीने की रियासत का तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो उसकी वजह यह है कि इस वाक़े ने मेरे समेत हम तमाम ख़वातीन को, आप यकीन माने, देखें आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, हमें रातों को 2 बजे सम टाइम जी जो है एक्सक्लूसिव गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। सीसीपी लाहौर जी उमर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर शेख साहब बताइएगा, चूंकि आप इस मामले के खुद बराह रास्त देख रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड हैं कि ये जो वक़ुआ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है। अब तक इस हवाले से आप लोग की इन्वेस्टिगेशन में कितनी ब्रेक थ्रू हुई है, कितने करीब पहुंचे आप मुल्ज़िमान के? इस वक्त भी मैं इसी इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग में हूँ। मेरे साथ मेरे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। बात ये है कि अगर ज़ैनब का केस हुआ था तो उसको 2 महीने लगे थे, आपको याद है जी, ब्लाइंड केस में, हालांकि वो निकला उसी मोहल्ले का था। अच्छा, इसी तरह ये जो वक़ुआ हुआ है ये बड़ा गलत वक़ुआ हुआ है और इसमें एक तो मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। अभी भी कथा कलामी के लिए माज़रत, शाइस्ता परवेज साहब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे आपके बयान को और वो कह रही थी कि आपने ऐसा बयान दिया है उससे बेहिसी नजर आती है। नहीं, बेहिसी नजर नहीं आती, ये इसमें ज्यादा कंसर्न है। मैं एक बाप की तरह कंसर्न हूँ, मैं एक भाई की तरह कंसर्न हूँ और मैंने ये जो इंफॉर्मेशन या बयान मैंने दिया है उसकी मेरी मुराद क्या थी।
उससे मेरी मुराद ये है कि हम सब लोग वॉचफुल रहें। इस तरह का इंसिडेंट हो गया है, मैं उसको खुदा न खास्ता अपनी बहन को जो इसके साथ ये ज्यादती हुई है मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमें वॉचफुल रहना है। हमारा मुआशरा ऐसा है ना, क्या करें, ये मुआशरा सिर्फ पुलिस के और अफराद पर तो मुश्तमिल नहीं है, ये तो हमारे पूरा सिस्टम है। और इस सिस्टम में मेहरबानी करके इन चीज़ों का ख्याल, जिनकी तरफ मैंने एक निशानदेही की थी, ये बात खत्म होगी। अब आगे आ जाए, अब आगे सिर्फ ये है कि जी हमारे यहाँ ये इंसिडेंट हो गया, हम पहुँच गए, हमने काम शुरू कर दिया। इस वक्त मेरी काफ़ी सारी टीमें इस पे काम कर रही हैं और साथ ही हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आईजी साहब पंजाब ने भी बना दी है। जिसमें हमने आईबी के, सीटीडी के और बाकी जो हमारे यूनिट्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स, उनको भी शामिल कर दिया है। पहले मैं उनसे इनफॉर्मल बदल दे रहा था, अब आईजी साहब ने उसको फॉर्मलाइज कर दिया। नंबर 1। नंबर तो ये है कि हमारी 5 डायरेक्शन में ये हो रही है। इंसिडेंट हुआ एक जरी जमीन टाइप के ऊपर, जो जंगल है उसमें, तो हमने फौरी तौर पर फुट ट्रैकर मंगवाए जो कि लाहौर में नहीं है, लिहाजा इधर से कसूर से और गुजरावाला से 2 फुट ट्रैकर्स हमने मंगवाए पुलिस के। उन्होंने आके अपने फुट ट्रैकिंग की और हमारी मदद की। उसके बाद इन मुलजमान ने जब कार का शीशा तोड़ा तो उनका खून लग गया, तो हमने उसके सैंपल उठा लिया, डीएनए की टीम मंगवाई, वहाँ से हमने पीएफएसए से इमीडिएटली हमने वो कर दिया। बाकी ज़ाहिर है खातून का मेडिकल हुआ तो उसके स्वैब्स और बाकी चीज़ें हमने वहाँ से भी डीएनए प्रोफाइलिंग हो गई। तीसरा हमने ये कहा कि इस एरिया की हम जियो फेंसिंग कराएं, जिसकी हमारे पास इस वक्त रिपोर्ट सारी आ चुकी है, उस पर हमारे एनालिस्ट काम कर रहे हैं। चौथी चीज हमने ये किया कि ये 3 गांव हैं इस जगह के आसपास और कुछ ओटों के आरजी घर जैसे वो तंबुओं में और खैमों में बने होते हैं, वो उसके नजदीक रहते हैं। बेसिकली ये इंसिडेंट चूंकि 1 बजे से 3 बजे तक वो बेचारी वहाँ पे स्टकअप रही है 2 घंटे, रात के 1 से 3 बजे तक। हाँ जी, रात 1:05 पे उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और उसने गाड़ी रोक ली है। इतना कम हो गया, उसको पता था कि ये नहीं चलेगी। उसके बाद उसने सिर्फ जो इंडिकेटर्स हैं दोनों, जिसको हैजर्ड्स लाइट्स कहते हैं, उसने ऑन किए। और मैं समझता हूँ चूंकि वो यूज टू नहीं थी हमारे कल्चर से या हमारे प्रिवेंटिव सिस्टम से, तो उन्होंने अपने कजन को फोन किया गोशरावाला कि मैं स्टकअप हो गई हूँ। उसने पूछा इससे कि तू किधर है, उसने कहा सियालकोट मोटरवे पे ऊपर टोल प्लाजा को क्रॉस किए इसको 4 किलोमीटर हो गए थे। तो उस बंदे ने फौरी तौर पे मोटरवे 130 पे कॉल की और उन्हें कहा कि जी इधर आप हमें हेल्प दें। तो उन्हें वहां से शायद पता चला कि मोटरवे की ये जगह तो खुल गई है, लेकिन इस पे मोटरवे की डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं हुई। ताहम अगर डिप्लॉयमेंट हो भी जाती तो मैं समझता हूँ तब भी क्राइम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास आता है, यानी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती मोटरवे पुलिस या ना होती, दोनों सूरतों में हमारी। लेकिन उसमें उमर शेख साहब कहता है के लिए माजर अगर मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग होती तो ये शायद वकूआ फिर ना हो सकता। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये लेकिन मैं ये तजब्जब नहीं फैलाना चाहता क्योंकि मेरे हर बयान को तो बेहिसी पे मुश्तमिल करार दे दिया गया। जी, और आपको पता है डॉक्टर शीन मजारी जो वजीर ह्यूमन राइट्स हैं फेडरल की, उन्होंने भी आपके इस बयान को जो है उसको काफी क्रिटिसाइज किया। फेमिनिस्ट जो है ना, वो जाहिर है उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एक अपना नैरेटिव है। तो मेरा बयान जो है उस नैरेटिव के अगेंस्ट था। मेरा बयान पाकिस्तानी सोसाइटी के नैरेटिव। आपका ये है, लेकिन उमर शेख साहब आप सीसीपीओ लाहौर है ना, तो आपका ये बयान कि इतनी रात गए खातून को नहीं सफर करना चाहिए था और रूट उनका डिफरेंट होना चाहिए था, पेट्रोल का पता होना चाहिए था, तो वो ये तासुर मिलता है कि शायद आप कह रहे हैं कि खातून को चाहिए था ये घर से इस मौके पे ना निकलती, घर में ही रहती और दिन दिहाड़े जाती, तो फिर शायद ये वकूआ ना होता। इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाए और कहा जाता है कि वहां पर चूंकि डाकू होते हैं और वो सड़क जो है वो चिंची रिक्शे भी चलते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मेरी ट्रू इंटरप्रिटेशन भी यही थी कि भाई हम अपनी बच्चियों को इनको हिफाजत करें, रात 12-1 बजे इंटरसिटी मूवमेंट ना करने दें, या कोई मर्द साथ हो या कोई मैयस हो। बहरहाल मैं इस पे इस वक्त नहीं जाता। मैं हूँ प्रोफेशनली पुलिस ऑफिसर, मैं कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ना कोई मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। सो आई लिमिटेड माई स्कोप टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। मैंने कहा कि हमें कोई डाउट नहीं इंसिडेंट हुआ, हम इसके ऊपर 3-5 के ऊपर हमें एक बंदे ने इतला दी जो सियालकोट मोटरवे पे जा रहा था कि जिसने उस औरत को बाहर जबरदस्ती निकालते हुए देखा।
उसने 15 पे कॉल की, हम 20-25 मिनट्स में वहां पे बाहर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंच गए और तब तक ये वकुआ हो चुका था। ताहम उसको बाहर खेतों के किनारे पे बैठा देखा गया तो हमारे बंदों ने जाके उसको रिट्रीव किया, लाए। फिर हमने वेमेन पुलिस को बुला लिया, फिर हमारी जेंडर स्पेशलिस्ट है उनको बुला लिया ताकि कंफर्टेबल महसूस करे। वो तो ट्रॉमा से गुजर चुकी थी। जी जी बिल्कुल। इतनी देर में उनकी फैमिली गुजरांवाला से भी आ गई और उसमें भी एक खातून थी। हमने इसको जाहिर है पूरा जो हम रिस्पेक्ट देती है हमारी पूरी सोसाइटी देती है खातून को, हमने इनको किसी थाने सीआई या सेंटर पे नहीं ले गया कि चल सल बयान दे, चल सल ये लिखवा, जो एक नॉर्मल पुलिस के ऊपर एलिगेशन होती। ठीक, उमर शेख साहब जाहिर बात है वी विश यू के बेस्ट ऑफ लक, लेकिन चलते चलते आप पिछले दिनों से जब से सीसीपीओ की जिम्मेदारियां बनाई हैं काफी खबरों में है, तो ये आपके काम को फोकस को मुंतशिर करती है या आप समझते हैं कि ठीक है सीसीपीओ के साथ? मेरे इसने मीडिया और इस सारी चीजों ने देखे मेरे काम को यकीनन आउट ऑफ फोकस करती है। मुझे इसलिए प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। मैंने 28 साल नौकरी की है, किसी को मेरे नाम का नहीं पता। अब बस मसला ये हुआ है कि जो बहरहाल हालात है, पोलराइज सोसाइटी हो गई है ना, क्या करें। सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई है, मीडिया पोलराइज्ड हो गया, पार्टीज पोलराइज्ड हो गई है, हर चीज पोलराइज्ड है, तो कंटेस्टेंट है। तो इसलिए मैं मीडिया में तो सीसीपी साहब कब तक ये इंशाल्लाह ये जो मुल्जिमान है दरिंदा सिर्फ ये पकड़े जाएंगे, कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे? सब पेपर्स में मैंने कहा है कि हम 4 लाइनों पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। इन सारी लाइनों का रिजल्ट को तकरीबन मैं समझता हूँ 48 आवर्स अब से, यदि आज से 24-48 घंटे मिनिमम हमें लगेंगे। उससे पहले हम ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो इट्स वेरी फॉर्चुनेट ब्रेक थ्रू। क्यों कि हमने बंदे तो पकड़ लिए हैं उस लिए कि उस एरिया से, और उनकी हमने आज डीएनए टेस्ट भी करवाए हैं। कल से मेरी अभी बात हुई है DGPFSA से, और उसको मैंने कहा है कि कल से आप हमारा वहाँ कैंप लगा दें, ताकि इस एज के, इस शेप के, उस हुलिये का जितना भी बंदा है, जैसे ज़ैनब में कसूर वाले कसूर का केस था, प्रोफाइलिंग हुई थी, हम उसी पैटर्न पे वहाँ पे कल सुबह 8 बजे 9 बजे उनका कैंप वहाँ पे लग जाएगा। मेरी उनसे बात हो गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने ओवरऑल एक और बना दी है, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इसको देख रहे हैं। मैं हर घंटे बाद इसकी सूरत हाल। चले, बहुत शुक्रिया सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब हमसे गुफ्तगू करते हैं। मुसर चीमा साहब, ये जो एंगल है सीसीपीओ साहब कह रहे थे, इस पे काफ़ी आपको पॉलिटिकली और सोशल मीडिया पे बात हुई। वो कह रहे हैं कि जो मैंने उनसे सवाल किया, उनका मेरी यही तशरीह थी कि रात गए खातून को, चूँकि आप खुद भी खातून हैं और पॉलिटिशियन है, आप यू एग्री विद जो सीसीपीओ साहब का एक पर्सपेक्टिव है? क्योंकि शीन मजारी साहब ने तो काफ़ी इस पर क्रिटिसाइज़ किया और शाइस्ता परवेज साहबा भी थी, वो कहती कि रियासत मदीना में तो आप लोगों को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये ना कि ख़वातीन से कहें ना निकले रात गए। नहीं जी, इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई टोटली डिसएग्री। यू डिसएग्री? यस ऑफ कोर्स। उसकी वजह ये है कि देखें जी, आप ये कदगन नहीं लगा सकते कि सिक्योरिटी देना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारा काम है, रियासत का काम है और ऑफिसर्स का काम है। उसमें हम के टाइम लाइन के भी फिर उसमें फिर टाइम वी नीड टू डिसाइड कि फिर कौन से टाइमिंग होगी जिसमें आप निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई निकलता है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरजेंसी के बगैर होंगी रोड पे बच्चों के साथ उस वक्त, और इट डिपेंड्स सिचुएशन पे। और उसके बाद, और अगर इनसे ये हो ही गया है तो उसके बाद इस तरह की मेरा नहीं ख्याल कि आप लाहौर में बैठ के, और लाहौर नाम या पूरे पाकिस्तान में देखें, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम मुआशरों की, तो आप ईरान में देखें, आप देखें सऊदी अरेबिया में इवन देखें, आप बाकी तमाम मुस्लिम जो स्टेट्स हैं वहाँ पे देखें कि वहाँ पे ख़वातीन को हमें यही तो हमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, ना कि हम इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के मजीद लोगों को डराएं, मजीद अपनी खवात बचियाँ देखें। जब हम, मेरी बात सुने, विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि GDP में औरत का भी उतना ही रोल होना चाहिए, आपकी आधी पॉपुलेशन आधी से ज्यादा औरतों पे मुश्तमिल है, तो आप उनको, अब आप मुझे बताएं, मीडिया में भी बच्चियां काम करती हैं, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरी टाइमिंग भी डिसाइडेड नहीं होती, तो इसलिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। और स्पेशली जब आप एक जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे हैं, पोस्ट पे हैं, तो आप अपनी पर्सनल ओपिनियन मत दें, आप जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दें। और उसकी वजह यह है कि आपका ओहदा इस चीज का मुतकाजी है। और मैं अगर लेट्स सपोज मेरी कोई पर्सनल रीजनल थॉट्स अगर हों भी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी, देखें, मैंने जब बात करनी है या इन्होंने बात करनी है, वो उस डिपार्टमेंट की बात करनी है, मैंने बात करनी, मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी बतानी है। आई एम नॉट इंडिविजुअल, मैं मुसरत जमशेद चीमा की ऐसे नहीं बैठी यहाँ पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
ये बिल्कुल डिफर करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव से, स्टेट के नैरेटिव से। स्टेट ने तहफ्फुज देना है। आप फजर के वक्त निकले हो, कोई निकला है या निकली है, आप सुबह के वक्त निकले हो या शाम के वक्त निकले हो। साहब को तो आप लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज ये है, नहीं और उसकी वजह अगर नहीं, इस वजह से तो वो नहीं गए, वो उसकी वजह ये है, वो एक अलग चीज है, इसके साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अगेन इनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और तंबीह भी करूंगी कि अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए जो जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हुए हैं उनको 100 दफा सोच के बोलना चाहिए। पहले ही इस वाक़े ने बहुत कोहराम मचा दिया है, मजीद आगे हम किसी भी इस तरह की चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा काम है सिक्योरिटी देना, वो सुबह के वक्त भी देनी है, रात के वक्त भी देनी है, और ये इट्स 24 आवर्स जॉब। दूसरी बात ये है कि अब इस चीज से हमें निकलना होगा कि हमारा मुआशरा ऐसा है, देखें हम कड़ी सजाएं देंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी तो हमारा मुआशरा खुद ही सजाओं से ठीक होता है, और ऐसे वाकयात बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर हम तो मिसाल बनाएंगे, अगर ये पकड़े जाते हैं, इसको मिसाल बनाना है, ना बनाना हमारी ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है, ये मिसाल बनेगी और बनाना। और दूसरी मैं दोबारा थोड़ा सा अपना मौकफ दे दूं एज ए गवर्नमेंट पंजाब की तर्जुमान की हैसियत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत से और एक लेजिस्लेटर की हैसियत से कि हम अपनी बच्चियों को तहफ्फुज देंगे। वी विल मेक श्योर कि उनके लिए जो उनकी वर्क प्लेस है, या अगर वो रात को फर्ज करें मीडिया में जॉब्स करती हैं, कॉल सेंटर्स में करती हैं, और एग्जैक्टली आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में भी बच्चियां हैं, उनकी भी ड्यूटी आवर्स रात के भी होते हैं। तो ये इंश्योर करना, करार वाकई सजाएं देना, और ये किसी एक शख्स की सोच हो सकती है, और इस शख्स को अपनी सोच को बिल्कुल भी इदारे के एक जिम्मेदार ओहदेदार की होने की वजह से बिल्कुल भी ये बात करना इंतहाई गैर मुनासिब है, इंतहाई गैर जिम्मेदारी वाली बात है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मौक़िफ़ दिया हुकूमत पंजाब की तर्जुमानी की। CCP और भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत से हमने नुकात उठाए। अब उम्मीद यही है कि जल्द जो ये दरिंदा सियत लोग हैं, ये कानून के कटहरे में आके इन्हें सज़ा मिलेगी। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब आपसे नेक्स्ट वीक मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।